बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी है और दिन है इतवार का, यानी 1 जनवरी 2023। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो इनके शफात कर रहे हैं, अब उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया है नादिर गुरमानी साहब को, और उसमें भी उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं। वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और इस पर भी बात करेंगे कि ये जो चीज़ें जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कह रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्यों एक मुश्किलात खड़ी करेंगी और क्यों परसेप्शन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गो के पहले इस्टेब्लिश्ड है। इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ को कौन लाया है। शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट लाई है। इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा शौक था शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने का, और उनको ये लगता था कि ये बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं और ये पाकिस्तान को पता नहीं वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पर पाकिस्तान 74 साल तारीख में नहीं जा सका। लेकिन अब जब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ये बातें कर रहे हैं तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों आएगा, इस पर बात करते हैं। जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है खोखर साहब ने। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है चंद हफ्ते पहले कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ ये जो एमकेएम के तमाम धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये परसेप्शन यही है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये इकट्ठे नहीं हो सकते। ये तो इस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर पानी नहीं पीते, और एक दूसरे के खिलाफ इनके बयानात हैं। वो उनको चोर कहते थे, उनको डाकू कहते थे, उनको लुटेरा कहते थे, उनको गद्दार कहते थे। एक दूसरे के खिलाफ इतने सख्त बयानात देख के चोर डाकू लुटेरा कहकर कि ये फलाना ऐसे पैदल आया था और अब गाड़ियों पे है, फलाने ने इतना पैसा बना लिया, फलाना अरबपति बन गया, फलाना करोड़पति बन गया, इतना कुछ कहने के बाद अच्छे बच्चे बन के कैसे बैठ गए हैं। तो या तो ये पिछली इस्टेब्लिशमेंट के दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अब इस्टेब्लिशमेंट ने इसको मुकम्मल कर रही है। तो परसेप्शन बहरहाल यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ही इस एमकेएम के तमाम धड़ों को इकट्ठा कर रही है। तो उसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के नए तजर्बात करने के बजाय मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात होने दे, जिसको अवाम मुंतखब करें उससे 5 साल हुकूमत करने दें। ये भी टेक्नोक्रेट्स वाली बात जो है ये भी यही चल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ही टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाना चाहती है, क्योंकि ये परसेप्शन की बात कर रहा हूँ ना इस वक्त। तो वो जिसे कहते हैं ना, परसेप्शन मैटर करती है, फैक्ट्स मैटर नहीं करते। परसेप्शन देखिए क्या है। परसेप्शन ये है कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं आना, इस्टेब्लिशमेंट की ज़िद है, अना है कि इमरान खान नहीं होगा, तो इमरान खान नहीं होगा तो इलेक्शन बाद में तो इमरान खान होगा, क्या करें। तो फिर यही है, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाओ, 6 माह 8 माह साल 2 साल चलाओ उस दौरान, ताकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बिल्कुल कम हो जाए, और साथ ही जो तबाही और बर्बादी जो इस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई हुकूमत ने की है, ये तबाही और बर्बादी गले पड़ जाए जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनके, और उसके बाद 2 साल बाद इलेक्शन हो जाए, 1.5 साल बाद। तो ये एक परसेप्शन है, उस पर भी खोखर साहब का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये काम नहीं करना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन करवाने चाहिए। अच्छा, एक बड़ा इंकशाफ हुआ इस प्रोग्राम में, ये पहली बार मैंने सुना है कि जब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने आज़म सवाती के हक़ में ट्वीट किया कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि जनाब आप ये ट्वीट डिलीट करें। उन्होंने ट्वीट डिलीट नहीं किया। फिर इस्टेब्लिशमेंट का दबाव आया पीपल्स पार्टी पर, पीपल्स पार्टी ने कहा जी आपने ट्वीट तो डिलीट नहीं किया, आप इस्तीफ़ा दें। तो ये हालात हो गए हैं पीपल्स पार्टी के, जो ख़ुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहती है, जो कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तबाह कर देंगे, ये जो कुव्वतें हैं अमरीत, ये वो बिलावल साहब जो 27 दिसंबर को खड़े होकर अमरीत को ललकार रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट को उस तरह तो खैर नहीं ललकारा, लेकिन बहरहाल बड़ा जमहूरियत पसंदी का दर्स दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। उस बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात ने आज़म सवाती के हक़ में, जो कि उसके साथ जुल्म हो रहा था, ज़्यादती हो रही थी, गैर इंसानी सलूक हो रहा था, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही थी, उस पर जो एक ट्वीट था मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ और कहा कि इस ट्वीट को डिलीट करो। नहीं किया तो इस्तीफ़ा ले लिया गया। ये हालात हो गए हैं पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी को पता है कि जितनी पीपल्स पार्टी की जिस तरह की कारकर्दगी है, जिस तरह का बैगेज है इस वक्त पीपल्स पार्टी पर, जिस तरह जरदारी साहब की करप्शन और फेक अकाउंट्स केस, बिलावल साहब का भी उसमें नाम आया, अदीफ रयालतरपुर का मामला, वो सारे फेक अकाउंट्स, वो सारे मामला, तो पीपल्स पार्टी को पता है कि वो एक ही सूरत में मुस्तकबिल में सियासत कर सकते हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे रहें। और आपको याद होगा मरियम नवाज़ ने कहा था कि बिलावल नया लेपालक है, और बिलावल को इस्टेब्लिशमेंट ने गोद में ले लिया, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस हद तक गोद में लिया हुआ है। आगे चल के इसके ऊपर भी बात अभी करते हैं। फिर खोखर साहब ने यह भी कहा कि इंसानी हकूक़ की पामालियों पर जब उन्होंने बतौर चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है वो एक्शन लिए, तो कई बार उन पर दबाव डाला गया कि आप ये ना करें। उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि पीडीएम जिस मकसद के लिए बनी थी, जब बनी उसके बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आप उठाकर देखें, क्या उन जो कुछ उस वक्त पीडीएम बनाने का मकासद बयान किए गए थे, क्या उनमें से एक भी मकसद हुकूमत बनाने के बाद पूरा हुआ है? क्योंकि उस वक्त आप कहते थे कि हम ये चीज़ें करेंगे कि इक़्तिदार में आएंगे, लेकिन जब आप इक़्तिदार में आ गए हैं तो क्या अब आप जो है वो उन चीज़ों के ऊपर आपने काम किया है? वोट को इज़्ज़त दो वालों ने वोट को इज़्ज़त दी है, लेकिन आप तो इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो बूटों में लेट गए। और ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि ये बूटों में लेट गए, और बूटों में लेट के इन्होंने इक़्तिदार ले लिया।
और अब ये उन्हीं बूटों में पड़े हुए हैं। इनको पता है कि हमारा इक़्तिदार बूटों पे खड़ा है, बूट फिसला तो हम धड़ाम से नीचे आ गिरेंगे, इसलिए ये बूट को नाराज़ नहीं कर सकते और रोज़ाना उसके ऊपर टाकी शाकी मारते रहते हैं ताकि वो चमकता रहे, दमकता रहे और पॉलिश करते रहते हैं ताकि बूट वालों को ये तसल्ली रहे कि जनाब इनसे अच्छा हमारा नौकर कोई नहीं हो सकता, इनसे अच्छा हमारा ग़ुलाम कोई नहीं हो सकता, इनसे अच्छा बूट पॉलिश करने वाला कोई नहीं हो सकता। तो इनको हमने जो है वो अपने कदमों में ही, अपने बूटों में ही रखना है लिटा कर। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत से सबूत मौजूद हैं कि अदम एतमाद के दौरान जो है वो पीडीएम को इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर बहुत से प्रेशर्स हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की थी, उसके बाद दबाव आया और बिलावल को मशवरा ये दिया गया कि आप जनाब अपना बयान वापस ले लें। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वो बयान वापस नहीं लेना चाहिए था और खुशामदियों ने जिन्होंने ये मशवरा दिया कि आप ये बयान वापस लें, उन्होंने कोई अच्छा मशवरा नहीं दिया, ये उन्होंने गलत मशवरा दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन का कानून पास कराने के लिए जो दबाव डाला गया था और उस वक्त जो कुछ हुआ था वो अगर मैं बताऊँ तो वो टीवी पर नहीं चल सकेगा। देखें ये वो बातें हैं, सिवाय उसके कि जब ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब उन्होंने ट्वीट किया आज़म स्वाति के हक़ में तो वो कहा गया कि आप डिलीट करें और वरना इस्तीफ़ा ले लिया गया, ये एक नई बात है, बाकी भी चीज़ें। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का ये कहना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले इमरान खान तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जिनके बारे में सबको पता है कि चाहे उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ को बात जारी हो, चाहे वो किसी के ख़िलाफ़ जारी हो, हमेशा उन्होंने इस हवाले से बड़ा असूली और बड़ा दो टुक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अब जब वो ये बात कह रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात हैं वो ये हैं जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि ये बात अब इस्टेब्लिश यानी दूसरे कैंप से भी हो रही है, इमरान खान नहीं, पीटीआई नहीं, जो इंडिपेंडेंट हैं या जो बल्कि इंडिपेंडेंट भी नहीं, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, जो पीडीएम का हिस्सा थे उस वक्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वो ये बात कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनको जो है वो लेके आई थी, इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी मदद की थी। तो अब इसमें मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती कि हुकूमत हमारी नहीं है, ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की है, ये अवाम की हुकूमत नहीं है, ये अवामी मैंडेट से नहीं आए, ये इस्टेब्लिशमेंट के डंडे से आए हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने इनको मुसल्लत रखने के लिए अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की, जो लोगों को उठाया, नंगा किया, करंट लगाया, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेगा, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ चीज़ें नहीं हो सकती और ये हमारा वज़ीर आज़म है, हम इस पे सदके बारी और कुर्बान हैं, यही वज़ीर आज़म रहेगा, मुल्क जाए भाड़ में, मुल्क कमज़ोर होता है, मुल्क की बका ख़तरे में पड़ जाए, मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ जाए, जो मर्जी हो जाए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेगा, जिसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, जिसने जो करना है कर ले, लेकिन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की कुर्सी से नहीं हटेगा। क्यों? अना ज़िद कि जी अगर शहबाज शरीफ हटता है, इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएगा और उसके साथ तो हमारी लड़ाई है, उसको तो हमने वज़ीर आज़म नहीं बनने देना। तो ये चीज़ जो है, अब जब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने ये बात किया है तो अब इसको एक और तरह से वेटेज मिला है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूर मुश्किलात हैं कि अब जब तक ये चीज़ें लगी रहेंगी, हर आने वाले दिन के साथ मज़ीद इंकशाफात होंगे और एक दिन आप देखेंगे, एक दिन आएगा जब ये खुद पीडीएम में शामिल कोई ना कोई इंकशाफ करेगा या उस रिजीम चेंज में जो जो किरदार शामिल थे इस्टेब्लिशमेंट के, उनमें से कोई किताब लिखकर, इंटरव्यू देकर ये बताएगा कि कैसे वाकई शहबाज शरीफ को बुलाया जाता था। मैं ये नहीं कहता डिग्गी में बुलाया जाता था, लेकिन पता यही चलेगा कि जनवरी 2022 से लेके और अप्रैल जो है 9 अप्रैल तक टोटल जो फोकस इस्टेब्लिशमेंट का था वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने पर था, इमरान खान को निकालने पर था। बल्कि उसके बाद अप्रैल से लेकर 29 नवंबर तक इस्टेब्लिशमेंट का फोकस इस पर नहीं था कि दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ सकते हैं, दहशतगर्द बैठ कर खुद को हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं, मुल्क में दहशतगर्दी का राज आने वाला है, लोगों की सिविलियंस की जानें जाएंगी, हमारे जवानों की जानें जाएंगी, मुल्क में दहशतगर्दी आएगी, अफरा तफरी होगी, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, माशी तौर पर नुकसान होगा। एक ही ज़िद थी और वो थी ज़िद शहबाज शरीफ कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, यही वज़ीर आज़म रहेगा, जिसने जो करना है कर ले। और उन 11 माह में 29 नवंबर 1 जनवरी से लेकर 29 नवंबर तक इस्टेब्लिशमेंट ने कोई और काम लगता नहीं किया सिवाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने से लेके बतौर वज़ीर आज़म चलाने तक, उनकी हुकूमत को बरकरार रखने तक यही काम किए हैं। तो इसीलिए जो अब नई इस्टेब्लिशमेंट है उनको न्यूट्रल हो जाना चाहिए, गैर आइनी, गैर कानूनी अगर सपोर्ट कोई हो रही है शहबाज शरीफ की, उसको विड्रॉ करना चाहिए। और ये जो तासुर बन रहा है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट लाना चाहती है, ये जनाब एमक्यूएम को इकट्ठा करवा रहे हैं, इमरान खान का वो रास्ता रोकना चाहते हैं, इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते, इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती, इस्टेब्लिशमेंट को इन चीज़ों से अलग होना होगा। और इस हवाले से जो है वो उनको जो भी सियासी फैसला है वो होने दें, इनको सियासी मैदान में लड़ने दें। और सबको ये बात पता है, रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो गई, शहबाज शरीफ की हुकूमत उस रात
धड़ाम से गिर जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के बगैर ये हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। तो इसलिए ये जब तक इनके नीचे बूटों का वो रहेगा, इनको टेक रहेगी, तो उस वक्त तक ये हुकूमत खड़ी रहेगी। जैसे बूट पीछे होंगे तो धड़ाम से गिर जाएगी, क्योंकि ये अवाम के वोटों पर नहीं, ये बूटों पर ये खड़ी हुई है। तस्मों से बांध के इस हुकूमत को जो है वो रखा गया है। तो जिस दिन वो तस्मे खोल दिए गए तो ये हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की जो बयानात हैं, जो इनके शफ़ात हैं, वो बहुत अहम है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।